हाँ जी, कल हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर और अप टू 50 हमारे क्या हो गए थे डाउट्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मैम सैंडविच थ्योरम की बात करना है। हाँ जी। ये मनदीप सिंह मान कौन है? मनदीप, हेलो मनदीप। मनदीप आवाज सुन रही है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, अभी हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, आपने लिंक पहले ही भेज दिया। हाँ, 7 बजे तक होती है ना उधर टाइमिंग, आप मैम को बोल दिया करो। ओके मैम, अभी आपने कुछ करवाया है? नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया है। मैम आप मैम को बोल दिया करो कि उधर क्लास है, हमारा लिंक आ गया। मैम, मैंने ज्वाइन किया, अगर कुछ आपने थोड़ा सा भी कराया वो रिपीट कर दो। नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं कराया, जस्ट रिजल्ट ही लिख दिया। ओके मैम। ये हमारे पास 2 रिजल्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे काफी, थोड़े रिग्रेस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको करने में। पहले हम इसको सिंपल क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि सपोज यू हैव अ सीक्वेंस n/2n। आपको पता नहीं कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या है। इसके ऊपर मैं ये टेस्ट लगा के बताती हूँ। आप an+1 निकालो तो क्या आया, n+1 2n+1। इसको डिवाइड बाय कर दो an से। हाँ जी, an से डिवाइड किया तो सॉरी 2n/n, राइट। तो इसको आपने क्या किया, तो ये कटिंग कर दो 1/2। इस n को इससे डिवाइड कर दो 1+1/n। इसके बाद आपने क्या करना है, इस पे क्या लगाना है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। यहाँ पे भी आपने लगाया लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। हाँ जी, n टेंड टू इंफिनिटी करके कितना है, 1/∞, 0, 0+1 1, यू विल गेट हाफ। ध्यान से देखो, जो भी ये लिमिट l की वैल्यू आई, l ये क्या है, mod 1 से कम नहीं है, बोलो। mod 1 से कम का मतलब -1 और 1 के बीच में, बोलो। हाँ जी मैम। -1 and 1, दैट्स व्हाई लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। सीक्वेंस की कितनी आएगी, n/2n की
0. देखो, इज इट क्लियर? ये 0 अभी तो लिमिट हाफ आई थी, 0 कैसे समझ नहीं आया। रिजल्ट देखो ना क्या लगा हुआ है, रिजल्ट देखो क्या चल रहा है कि अगर आप an की सीक्वेंस चेक करना चाहते हो तो आप ये वाला रिजल्ट लगा सकते हो। हेलो मनदीप, मनदीप सिंह, हाँ जी मैम। मुस्कान हो ये तो आप, मनदीप और एक और है यहाँ पे। जसपिंदर गिल। ओके मैम, समझ में आ गया। हाँ जसपिंदर Yes, न्यूली ज्वाइन किया है बच्चे। yes मैम। कब से ज्वाइन किया आपने क्लास? एक्चुअली मैम फिजिक्स वाले मैम से बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि ज्वाइन तो पहले से किया है, हाँ जी। तो वो बता रहे थे कि दोबारा से शुरू हुआ है। तो फर्स्ट आई वाज वाचिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके, तो आज आप लाइव लगा रहे हो क्लास? यस, ओके ओके, इज इट डेमो क्लास और रेगुलर लाइव क्लास फॉर यू? इट्स ए रेगुलर लाइक क्लास फॉर मी। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके। एक मनदीप है ये, फिर मुझे ना आपको रिमूव करना पड़ेगा अगर आप बोलोगे नहीं। मनदीप, मनदीप सिंह की मान ये मनदीप सिंह मान कौन है? चलो बाद में देखते हैं इनको। हाँ आ गया समझ मुस्कान? यस मैम। मैम लेकिन ये रिजल्ट हमने पहले वाली क्लास में तो नहीं किया था, लास्ट क्लास में। ये आज की क्लास का टॉपिक है। मैम इस थ्योरम का कोई नाम है, या जैसे हमने कॉश सैंडविच थ्योरम की थी? नहीं नहीं नहीं, नो नेमिंग थ्योरम। ओके मैम। तो ऐसे करके यूज होता है। अगर आप इसी क्वेश्चन को अब इस ऐसे करोगे, सपोज आई एम आस्किंग अबाउट दिस सीक्वेंस 2 raised to power n over n, अगर आप इस केस में निकालोगे ना लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an प्लस 1 ओवर an, ये चीज उल्टी हो जाएगी देखो, क्योंकि यहाँ पे भी उल्टा हो गया ना, तो आंसर 2 आएगा। अब देखो l की वैल्यू आ गई विच इज ग्रेटर देन 1, 2 आ गई ना ग्रेटर देन 1, तो इस केस में जो सीक्वेंस है वो कहाँ जाती है? इंफिनिटी के पास। ठीक है जी, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब रेदर देन कि आप पेपर में कोई रिजल्ट लगाओ और टाइम वेस्ट करो, एक शॉर्टकट देख लो। हम एक बार एक देखना, मतलब ये क्वेश्चन कैसे मतलब मैम आते हैं, मतलब जैसे ये सीक्वेंस दे दिया और इसकी लिमिट्स की वैल्यू पूछते हैं। हाँ जी ऑब्वियसली, ये देखो अब पहले केस में क्या मीनिंग हुआ, अगर सीक्वेंस 0 के पास जा रही है इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्लस इट इज अ नल सीक्वेंस, या ऐसे पूछ सकता है सीक्वेंस इज गोइंग टू 0 विद लिमिट 0। अब इस केस में क्या पूछेगा, अगर आपकी सीक्वेंस इंफिनिटी के पास जा रही है, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, सीक्वेंस इज गोइंग टू इंफिनिटी। ओके मैम, फर्स्ट केस में कन्वर्जेंट और सेकंड में डाइवर्जेंट है। हाँ जी, जैसे ये सारे क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है, पेपर में आ गए, टाइम नहीं है मान लो करने का। पहले तो आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए कि n का जो फंक्शन है, अगर आप इसी को n की जगह x पुट कर लो जस्ट सपोज, ऊपर तो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन जैसे y इक्वल टू x का ग्राफ है,
वैसे ही y इक्वल टू n का ग्राफ अगर हम ले लें तो वो ये वाली लाइन होती है, ठीक है। और अगर मैं y इक्वल टू e रेज टू पावर x का लेती हूँ या 2 रेज टू पावर x या 3 रेज टू पावर x का ग्राफ, तो वो ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। जब ये बेचारा यहाँ बैठा होता है तब इसकी वैल्यू ये आ रही होती है, जब इसकी वैल्यू ये होती है, सॉरी, जब इसकी x की वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये आ रही होती है, और ये बहुत ऊपर पहुंच चुका होता है ये वाला कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो एक्सपोनेंशियल जितने भी फंक्शन है वो n लीनियर फंक्शन से क्या होते हैं, बड़े। चाहे 5 रेज टू पावर n है वो 2n प्लस 1 से भी बड़ा होगा लीनियर फंक्शन से। जैसे 2 रेज टू पावर n है वो इवन n स्क्वायर प्लस 1 से भी क्या होगा, बड़ा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन जैसे जो ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शंस है वो कैसे, दीज आर पॉलिनोमियल फंक्शन, इनसे बड़ा ही होता है कौन सा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो जितनी स्पीड से ये इंफिनिटी के पास जाते हैं उससे पहले ये पहुंच जाते हैं इंफिनिटी के पास। और देन आ गया लॉग एन फंक्शन। हमेशा जो लॉग एन फंक्शन है वो n से छोटा होता है, मतलब n बहुत आगे निकल चुका होगा, बेचारा लॉग एन पीछे रह रहा होगा, ठीक है। तो एक दो चीजें आप ये वाली नोट कर लो, एक लॉग एन वाली और एक ये। Now look at these questions. देखो ऊपर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब आप n की वैल्यू यहाँ और यहाँ इंक्रीज करोगे ये बेचारा भी स्लो स्पीड से इंफिनिटी के पास जाएगा, उससे पहले ही 3 रेज़ टू पावर n भाग जाएगा इंफिनिटी के पास, इससे कहीं पहले। तो अगर नीचे वाली चीज इंफिनिटी बन रही है तो हम कह सकते हैं कि ऊपर कोई नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 0। देखो क्लियर है। ऐसे आप ये वाला केस देखो, ऊपर जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नीचे पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल वाला फंक्शन बेचारा 7-8 पे बैठा होगा, ये कहीं पहुंच चुका होगा। आप इसकी वैल्यू 1000 पुट करोगे ये पता ही नहीं कहाँ, ये ज्यादा तेजी से इंफिनिटी के पास जाएगा रेदर देन दिस। तो अगर ऊपर इंफिनिटी बन रही है, नीचे वाला कोई नंबर है, तो ये किसके पास जाएगा, इंफिनिटी के पास। सो इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्लस नल सीक्वेंस एंड गोइंग टू 0। दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट गोइंग टू इंफिनिटी, ठीक है। अब ये वाला केस log n m से छोटा होता है, अब ये वैल्यू बहुत बेचारी छोटी होंगी जब n इंफिनिटी के पास। एक्सक्यूज मी मैम, जो 5n बाई 2n प्लस 1 है उस पे हमने ऊपर वाला लिमिट क्यों नहीं लगा के देखी, an प्लस 1 बाई an। सब कुछ लगा सकते हो आप, क्वेश्चन पेपर घर जाके ऐसे ही कर लेना, ठीक है अमित। बट क्या है, पेपर में आपके पास इतना टाइम ही नहीं है लगाने का। अगर कम से कम आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप देख के तो बता सकते हो कि क्या आएगा। मैम वैसे एल फिर उस केस में इंफिनिटी आएगा ना जब हम लगा के भी देखेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे, पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ। ओके मैम। सिर्फ किस केस में, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लॉग फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर इनका कुछ कॉम्बिनेशन आ जाता है तो, ठीक है। e रेज़ टू पावर n फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से बड़े होते हैं, कोई भी लिख लो n+1 या फिर लिख लो n², कोई भी। और ये फंक्शन किससे बड़े होते हैं, log n फंक्शन से, इनका ये रिलेशन है। अब यहाँ देखो log n बेचारा छोटी वैल्यू देगा, ये पहले इंफिनिटी के पास पहुंच जाएगा। और अगर नीचे इंफिनिटी बन रही है तो नीचे इंफिनिटी बन गई, देन इट इज गोइंग टू 0। सो इट इज कन्वर्जेंट नल सीक्वेंस एंड गोइंग टू 0। अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गए ये वाले एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, ये आगे हमारे पास सारी पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है जैसे n² तो पक्का एक फाइनाइट आंसर आएगा। क्या आएगा, फाइनाइट आंसर। जैसे इस केस में देखो ऊपर नीचे डिग्री सेम,
अब आप क्या करो, ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, करो कितना है 1 आएगा, यहाँ n स्क्वायर से डिवाइड किया 1 आएगा, यहाँ n स्क्वायर से डिवाइड किया ये आएगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाना, 1 बाय इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, 1 डिवाइड बाय 1, तो आंसर कितना आ गया 1। ऐसे केस में पक्का कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा। अब कोई यहाँ ग्रुप में ऐड होने के लिए ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है कि ऐड कर लो। अच्छा एक मिनट, हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते थे ना वैसे। होगी मैम, मैंने किया था मैसेज। पर सेम डिग्री वाले में हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। मैम सेम डिग्री वाले में कोएफिशिएंट भी ले सकते हैं ना, आगे लिमिट में किया था जो। कैसे? अगर डिग्री सेम हो तो आंसर 1 आता है, उसके कोएफिशिएंट ले लेते हैं। हाँ ऐसे याद रख लो, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे डिवाइड करके देख लो, ज्यादा एक्यूरेसी से आंसर आ जाता है। अब जैसे यहीं पे करना हो, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो क्योंकि सेम डिग्री है, 2 प्लस 1 बाई n, 1 n से ऊपर नीचे डिवाइड, 1 बाई इंफिनिटी 0, 0 प्लस 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 आंसर आ गया। ऊपर नीचे डिग्री सेम थी तो फाइनाइट आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो, फिर वही बात, डिग्री सेम नहीं है, ऊपर डिग्री ज्यादा नीचे डिग्री कम है। ऊपर डिग्री ज्यादा तो ज्यादा तेजी से इंफिनिटी के पास जाएगा, तो इट विल गोस टू इंफिनिटी। इस केस में ऊपर डिग्री कम है नीचे ज्यादा है, तो ये भाग के इंफिनिटी के पास ये डोमिनेट करेगा। अगर नीचे वाला इंफिनिटी तो ये सारा 0। देखो क्लियर है यहाँ तक? मैम ये नीचे वाले एक बार दोबारा से रिपीट करना। ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, नीचे वाले की कम है। जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो पहले इंफिनिटी के पास पहुंच जाता है। ऊपर वाला अगर पहुंच जाएगा तो इसका आंसर इंफिनिटी आएगा, इसमें नीचे वाला इंफिनिटी के पास पहुंच जाएगा तो 0। मैं एक बार लॉग वाला दोबारा बता दीजिए प्लीज। लॉग वाला छोटी वैल्यूज देता है, ये जल्दी इंफिनिटी के पास पहुंच जाएगा। नीचे वाला ये अभी बहुत छोटी वैल्यू दे रहा होगा, जब n की बहुत बड़ी वैल्यूज होंगी तो नीचे वाला जल्दी इंफिनिटी के पास पहुंचेगा, और समथिंग नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी गोइंग टू 0। हाँ जी, ये दोनों रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सीक्वेंस भाग के एल के पास जा रही है, लिमिट के पास, तो उसका मीन ही हो गया ना ये सीक्वेंस की एन टर्म्स का। फर्स्ट एन टर्म्स एड डिवाइडेड बाय एन, वो भी इस लिमिट एल लिमिट के पास जाएगा। अगर मान लो ए एन प्लस ओवर ए एन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे फाइनाइट आंसर आए चाहे इनफाइनाइट आए, फिर भी क्या होता है, जब भी आपको ये वाला पेपर में पूछा हो कि ए एन की पावर 1 बाय एन निकालो, तो जो इसका आंसर आया वही इसका आंसर बन जाएगा। लेट अस टेक टू एग्जांपल्स। जैसे एक यही क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन देखो,
अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये पहला थ्योरम लग रही है इस पे। ये A1 है, ये A2 है, अप टू ये AN है, ठीक है। और इस सारे को हमने किससे डिवाइड किया हुआ है? n से। मतलब वी वांट टू फाइंड आउट दिस मीन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। हम मीन पता करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? सिर्फ an के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे an कौन है? दिस इज माई A1, A2 एंड दिस इज माई AN। ध्यान से देखो, मुझे कैसे पता ये AN है? AN में आप 1 वैल्यू पुट करो तो पहला बनेगा, 2 पुट करो तो दूसरा, n पुट करो तो AN, ठीक है। तो यहाँ से मुझे AN पता लग गया। अब ये किसके पास जा रही है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी? किसके पास जा रही है? 0 1 by infinity 0 0 पास जा रही है। अगर AN मेरे पास 0 के पास जा रही है तो इस सारे का जो मीन है A1 A2 अप टू AN डिवाइडेड बाय n, ये भी किसके पास जाएगी? 0 के पास। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ AN, ठीक है। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। बोलो जी बोलो। मैम, अगर पॉजिटिव नंबर्स का सम करते हैं, जैसे हमने इसमें मीन निकाला है तो कोई लिमिट लगी नहीं हुई, बट पॉजिटिव नंबर्स का मीन निकाल लेंगे तो कोई ना कोई तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी विदाउट एनी लिमिट। आएगी, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हम मीन भी लिमिट लगा के निकालना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, ऊपर वाले जहां आपने रिजल्ट लिखा है वहां AN टेंड्स टू L, वहां लिमिट आएगी ना? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। एक्चुअली मैंने कल शायद क्लास में कराया था, आपने ध्यान नहीं दिया कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी AN इक्वल टू L, इसी को ही लिखा जाता है AN गोस टू L। चाहे ये लिख लो चाहे ये, बोथ आर सेम। ओके मैम, ओके ओके। ये इसी की नोटेशन है। इसी के साथ आप ये कोची फर्स्ट और सेकंड थ्योरम है। वेट अ मिनट। मैम ये एक बार सेकंड बोलना, आपने क्या लिखा है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी AN की पावर लिखी है कुछ? कौची सेकंड थ्योरम में? उसने कहा ये पता करो। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था? जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें AN की पावर 1/n हो, उसको पता करना हो, तो वहां से आप AN पता कर लो और AN प्लस 1 ओवर AN निकालो, ठीक है। AN पता करना बड़ा इजी है, ऊपर का 1/n छोड़ दो, बाकी AN होता है। यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे AN की वैल्यू कितनी हुई, कोई बताएगा? n/n-1 नहीं, ये सारा ही अंदर वाला AN है। या देखो वहां, ये सारा ही AN है। अब आप AN प्लस 1 निकालना, जहां पे n है उसकी जगह n प्लस 1 कर दो। पीछे क्या आया? n प्लस 1 ओवर n। अब यहीं पे 1 2 3, अब जैसे इस केस में देखो n की वैल्यू क्या पुट की हुई है? 2, तो नीचे 1 आ गया। यहाँ पे 2 पुट की हुई है ना, यहाँ पे भी आप n की वैल्यू पुट करो, 1 2 1 पुट करो तो कितना आया? 1 पुट करके 2/1, 2 पुट करो 3/2, ये आ गया AN प्लस 1। AN प्लस 1 ओवर AN निकालो, चलो सारे इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। AN प्लस 1 को AN से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा? अच्छा, इससे एक पैरेलल टर्म लिखनी हो, ध्यान से सुनो। अगर यहाँ 4 है तो पीछे कितना है? 3। अगर नीचे 3 तो पीछे 2, पिछले वाली हमेशा एक कम होती है। तो अगर यहाँ n प्लस 1 है तो पीछे वाली कितनी होगी? यहाँ n। इसके पीछे वाली कितनी होगी? n माइनस 1, है ना। अब आप AN प्लस 1 को AN से डिवाइड करो, कितना आएगा? ऊपर भी 2 1 3 2 n माइनस 1 n प्लस 1 ओवर n, नीचे 2/1
3/2 n/n-1। देखो ये सारा का सारा कैंसिल ही हो गया, बचा क्या? n+1 divided by n। इस पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाओ, बताओ कितना है? 1 आ रहा है मैम। 1 आएगा। ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे। मैम उसकी पावर भी 1/n भी तो है। आप समझ नहीं रहे, म्यूट हो जाओ पहले तो। आप समझ नहीं रहे, an की पावर 1/n आपको निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए? यहाँ an+1/an, यहाँ तो 1/n का कोई रोल ही नहीं है। ओके मैम। तो मुझे तो सिर्फ an से मतलब है। an में निकाला, an+1/an किया, मेरा आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर इसका आंसर 1 आ रहा है तो थ्योरम क्या कहती है कि जो इसका आंसर आया 1 वही इसका आएगा, तो इसका आंसर भी कितना होगा? 1। देखो जी, क्लियर है? ਮੈਮ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 2/1 ਹੈ 3/2, ਇਹ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 3/3 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ n ਬਚੇਗੀ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਉਹ an ਆਏਗਾ ਨਾ n ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਰੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਵੀ ਉਰੇ n ਦੀ ਪਾਵਰ 1/n ਬਚੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ से ये 2 थ्योरम हो गए। अगला एक ये भी रिजल्ट है कि अगर an l के पास जा रहा है तो इसका जो n टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन है वो भी l के पास जाएगा। ये भी यूज हो जाता है कई बार पेपर में, ठीक है? तो एक ये है कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n की पावर 1/n, ये 1 होता है, एंड लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी a की पावर 1/n भी 1 होता है अगर a मेरे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो ये लगा के नरिंदर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है मैम। हाँ जी, आ गया। नेक्स्ट आ गया कि मेरी जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो ऑलवेज क्या होती है? बाउंडेड सीक्वेंस। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड सीक्वेंस। बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। एग्जांपल -1 की पावर n, इट इज बाउंडेड। ये बाउंडेड तो है क्योंकि 1 और -1 ही आंसर आते हैं, बट नॉट कन्वर्जेंट। अगला नेक्स्ट आ गया कॉची सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस an है इज कॉची इफ अगर कोई भी mth और nth टर्म के बीच, कोई भी mth और nth टर्म के बीच डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हो जाए फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन k, एक लिमिट के बाद, एक k लिमिट के बाद अगर m और n के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है तो वो कॉची सीक्वेंस है। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इन R
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आर के लिए, रियल नंबर के लिए। कॉशी सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर कोई कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट है तो कॉशी होगी, ठीक है। अब हमें आर के लिए रिजल्ट पता है, तो आगे देखो, अगर कोई कॉशी सीक्वेंस है, अगर मेरे पास कोई कॉशी सीक्वेंस है, अगर मेरे पास कोई कॉशी सीक्वेंस है तो पक्का वो कन्वर्जेंट होती है, कॉशी इंप्लाई कन्वर्जेंट, और जो कन्वर्जेंट होती है वो क्या होती है, बाउंडेड। तो ये भी रिजल्ट है, कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। मैम आयन मतलब आपने इनवर्स लिखा है? क्या ये आपने आयन इन क्या लिखा है ये? रियल इन आर रियल नंबर्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सब सीक्वेंसेस। अब सब सीक्वेंस में क्या है, आपका जो फंक्शन आप सीक्वेंस का बनाते हो, यहाँ पे n नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। आप क्या करो, इस सेट में से कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लो, 1 2 3 4 में से इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लो, जैसे कि 1 के बाद 3 5 7 9 एंड सो ऑन। आपका मन किया तो आपने 2 4 6 8 ले लिया। अब आपने n के टुकड़े कर रहे हो मिक्सचर, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के नंबर लो, A1 A3 A5 A7। तो ये मेरे पास क्या होगी, सब सीक्वेंस। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग A2 A4 A6 A8, ये भी मेरी क्या होगी, सब सीक्वेंस। अब मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ कि सब सीक्वेंस बनानी कैसे है। देखो जैसे पहले हम एक सीक्वेंस सोच लेते हैं, 1/n की सीक्वेंस सोच रहे हैं। सीक्वेंस लिखो, ये अब ये मेरा A1 है, A2 A3 A4 5 ये जो इसके पैर में है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। जैसे कि आपने पहले केस में A1, उसके बाद A3 A5 A7 A9 ये ले लो। देखो ये इंक्रीज कर रहा है 1 3 5 7 9। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आप उस सीक्वेंस के एलिमेंट लिख दो। A1 कितना है, ये, तो ये मेरी क्या होगी, सब सीक्वेंस। दूसरा 2 4 6, देखो बड़ ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आ गया हाफ 1/4 1/6। दिस इज ऑल्सो माई सब सीक्वेंस। अब आप अपनी मर्जी से कोई लो, जरूरी नहीं ऐसे नाइट्स बनानी है 1 3 5 7 2 4 6, नहीं, जैसे मेरा मन किया मैंने A1 ले लिया, इसके बाद मेरा मन कर रहा है मैं A4 ले लूं, इसके बाद मेरा जंप है A8 ले लूं, मैं A8 की चलो A6 ले लूं, फिर मैंने A9 ले लिया। तो आप कैसे भी ऐसे ऑर्डर में बनाओ, दीज ऑल आर सब सीक्वेंसेस। नाउ जस्ट टेल मी वेदर इट इज सब सीक्वेंस और नॉट। इट इज सब सीक्वेंस नोट होगा मैम। एक के बाद गए 1/5, फिर मुड़ के आ गए 1/2 के पास, मुड़ के नहीं आ सकते आप, इंक्रीजिंग में ही जाना है।
इट इज नॉट सबसीक्वेंस। अब सबसीक्वेंस के फायदे और नुकसान क्या हैं, क्या इसके रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, वो देखो। इफ सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस एल के पास जा रही है, सीक्वेंस खुद एल के पास जा रही है, देन ऑल सब सीक्वेंसेस, कोई मर्जी सब सीक्वेंस आ जाए, सब किसके पास जाएंगी, एल के पास जाएंगी भाग के। सारी सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस एल के पास जा रही है तो सारी सब सीक्वेंसेस एल के पास जाएंगी। तो यहीं से अगर कोई सीक्वेंस इंफिनिटी के पास जा रही है तो ऑल सब सीक्वेंस इंफिनिटी के पास जाएंगी। यही रिजल्ट माइनस इंफिनिटी के लिए, ठीक है। अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक ऑड और एक इवन वाली, ये इवन वाली हो गई ना, 2n करने से 2 4 6, ये ऑड वाली, एक इवन के पैर वाली और एक ऑड के पैर वाली, अगर ये दोनों सेम लिमिट के पास जा रही है, सब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, अगर ये सेम के पास जा रही है तो मेरी जो सीक्वेंस है ना वो भी एल के पास चली जाती है। अगर मान लो ये तो एल के पास जा रही है, दूसरे वाली कोई और नंबर एल डैश के पास जा रही है, तो जो सीक्वेंस है ना वो नॉट कन्वर्जेंट होगी, वो एक नंबर के पास नहीं जाएगी। अगर दोनों सेम नंबर के पास जा रही है तो कन्वर्ज एल को करेगी, अगर अलग अलग के पास जा रही है तो नॉट कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। उसके बाद अब आप कह रहे हो कि इवन ऑड के लिए ये सिर्फ नहीं, अगर आप 3n में तोड़ना चाहते हो, a3n माइनस 1, 3n माइनस 2, अगर ये तीनों a की लिमिट के पास जा रही है तो an l के पास जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ये पैर में इवन ऑड है, देखो इवन और ऑड मिला के पूरा नेचुरल नंबर बनता कि नहीं, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये पूरा नेचुरल नंबर बनाए और आपस में इंटरसेक्शन 5 हो। ऑड और इवन मिला के नेचुरल नंबर सारे बन जाते हैं और आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है। ऐसे आप यहाँ पे देखो, पहले वाला देगा 3 6 9, अगला देगा 4 7, फिर 10, फिर ये अगला देगा मेरे पास 5 8 और उसके बाद 11। ये सारे मिला के नेचुरल नंबर को कवर कर लेंगे और आपस में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर ये सेम लिमिट के पास जाती है तो भी लिमिट क्या आएगी सीक्वेंस की, एल। अगला नेक्स्ट आ गया लिमिट पॉइंट। सब सीक्वेंस जिसके पास जाती है, सब सीक्वेंस जिसके पास जाती है वो मेरा क्या होता है, लिमिट पॉइंट। और जिसके पास सीक्वेंस जाती है खुद, कोई भी एल एल डैश है, ये लिमिट होती है, ये लिमिट पॉइंट, ये लिमिट। सब सीक्वेंस जिसके पास जाती है वो क्या होती है, लिमिट पॉइंट। सीक्वेंस किसके पास जा रही है, लिमिट के पास। देखो यहाँ तक कुछ पूछना है? नाउ लुक एट दिस, सीक्वेंस है आपके पास -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n। आपको कोई पूछे कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है, चलो करो इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? -1 की पावर n रेज़्ड टू पावर n, ये तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। आपको लगा कि ऑसिलेटरी है। अब ध्यान से देखो, सीक्वेंस के मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक इवन में एक ऑड में, ठीक है। जब आप n की वैल्यू इवन रखोगे तो क्या तो सारी आएगा, पॉजिटिव वाली आएंगी, 1/n 2n रख दो जैसे इवन वाले में, तो इवन के केस में 1/2n हो जाएगा। ऑड रखो यहाँ पे,
तो -1 की पावर 2n - 1 हो जाएगा। एक इवन एक और बनानी है ना। दीज आर सब सीक्वेंसिंग एक्चुअली, दिस इज सब सीक्वेंस, दोनों ही क्या है मेरी सब सीक्वेंस है। पहली पे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगाओ, क्या आया? 0 0। इस पे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगाओ, इस पे भी 0 0। ध्यान से देखो, एक इवन और एक ऑड वाली सेम लिमिट के पास जा रही है, 0 0। पहली बात, अगर सेम के पास जा रही है, पहली सब सीक्वेंस का भी ये लिमिट पॉइंट हुआ, ये भी लिमिट पॉइंट हुआ। अगर दोनों सेम के पास जाती है तो पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है वो भी 0 के पास जाती है, तो ये क्या हुई? लिमिट। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? लिमिट और लिमिट पॉइंट क्या है? सेम है, इट इज कन्वर्जेंट। देखो, ऐसे क्वेश्चन जो देखने में कुछ और लगते हैं वो ऐसे किए जाते हैं, और ये कन्वर्जेंट है। देखो क्लियर है? तो मैम हमें पता कैसे लगेगा भी ये क्वेश्चन ऐसे करना है? कुछ नहीं, ये थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे हमने कल किया था, कल तो हमने इसे ऑसिलेटरी सीक्वेंस में बोला था। कल इसको ऑसिलेटरी बोला था, अब ये भी करा देती हूँ -1 की पावर n वाला। इसमें और उसमें बहुत फर्क है दोनों क्वेश्चन में। इसके नीचे n आ गया। अब जैसे ये पूछ रहे हो आप कि -1 की पावर n, इसके बारे में बताओ। एक इवन और एक ऑड में तोड़ना, इवन में तोड़ा, सीक्वेंस क्या बनी? सिर्फ 1, मतलब कि हर बार 1 आ रहा है। ऑड में तोड़ो, हर बार -1, हर बार -1 आ रहा है। तो पहला बताओ कि जो पहली सब सीक्वेंस है वो भाग के किसके पास गई? 1 के पास, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, ये भाग के किसके पास गई? -1। दोनों अलग अलग आ गई, तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गई। नॉट कन्वर्जेंट हुई, क्योंकि ठीक। 1 और -1 आ रहा है, दो फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, तो ठीक ऑसिलेट। है। देखो जी, सबको क्लियर है? मैम ये नॉट कन्वर्जेंट नहीं होगा, ऑसिलेटरी क्यों हुआ? तो दोनों ही चीजें है ना तो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज करने के लिए दोनों एक ही जगह जाने चाहिए थे। ऑसिलेट इसलिए कर रही है क्योंकि जिसके पास ही जा रही है 1 एंड -1, वो दोनों फाइनाइट नंबर है, कभी 1 कभी -1, कभी 1 कभी -1, तो ऑसिलेट ही कर रही है ना। देखो ठीक है। अगर मैम ऑप्शन में कन्वर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट दिया हो तो फिर हम इसमें नॉन कन्वर्जेंट को करेंगे। बिल्कुल, ऑसिलेट फाइनाइटली है ये। आपका नाम क्या है? मैम प्रिया शर्मा। आप फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हो? यस मैम। हाँ, आपने कल वाला लेक्चर लगाया नहीं ना, तो हमने ये किया था कल कि जो नॉट कन्वर्जेंट होती है उसकी दो कैटेगरी है। नॉट कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? या तो डाइवर्ज करेगी, या ऑसिलेट फाइनाइटली, या ऑसिलेट इनफाइनाइटली। ओके मैम। हाँ जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिमिट पॉइंट। अभी हमने किया कि अगर कोई सीक्वेंस एल के पास जा रही है तो वो लिमिट होती है, एंड इट इज ओनली लिमिट पॉइंट। ये लिमिट पॉइंट भी है और एक ही लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर कोई सीक्वेंस भाग के इंफिनिटी के पास गई तो ऐसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा? इंफिनिटी इज अ लिमिट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंफिनिटी को लिमिट पॉइंट माना जाता है। और अगर कोई सीक्वेंस माइनस इंफिनिटी के पास जा रही है तो माइनस इंफिनिटी इज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लिमिट सुप, लिमिट सुपीरियर, या इसको लिमिट सुप बोलते हैं, या फिर लिमिट के ऊपर ये बड़ा लगा के ऐसे एन, एक ही चीज है तीनों। ये कैसे निकालते हैं?
ये भी कई बार पेपर में पूछा गया, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। सबसे पहले आप क्या करो, आपके पास कोई सीक्वेंस है, आप उसकी सब सीक्वेंसेस लिख लो, ठीक है। सारी सब सीक्वेंसेस लिख के जितनी पॉसिबल है आप उसके सारे लिमिट पॉइंट लिखो कि वो किस किस को कन्वर्ज कर रही है। लिमिट पॉइंट लिख लिए, इस लिमिट पॉइंट का एक सेट आ जाएगा। इस सेट में जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट है, वही मेरा क्या होता है, लिमिट सुप। और इन्हीं लिमिट पॉइंट में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है वही क्या होता है, लिमिट इंफीरियर। जैसे गुड एग्जांपल क्या है, -1 की पावर n, इसको 2 में तोड़ा था, एक बना था इवन वाली और एक बनी थी ऑड वाली। इवन वाली 1 के पास जाती है, ऑड के वाली -1। तो ये क्या आ गए, लिमिट पॉइंट आ गए दोनों। इन लिमिट पॉइंट में से सबसे बड़ा कौन है, 1। तो यही मेरा क्या हो गया, लिमिट सुप। लिमिट सुपीरियर या फिर ये नोटेशन। सबसे छोटा कौन सा है, -1। तो ये मेरा क्या हो गया, लिमिट इंफीरियर। ठीक है, अब अगला केस देखो। अगर कोई सीक्वेंस भाग के इंफिनिटी के पास जाती है तो सारी की सारी सब सीक्वेंस किसके पास जाती है, अभी रिजल्ट कराया था कि अगर कोई सीक्वेंस इंफिनिटी के पास जा रही है तो सारी सब इनफिनिटी के पास, इनफिनिटी। सारी की सारी इंफिनिटी के पास जा रही है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हुआ इसमें, इनफिनिटी, इनफिनिटी। और सबसे छोटा माइनस नहीं, माइनस इनफिनिटी या 0। नहीं, आप ये देखो कि आपकी सारी सब सीक्वेंसेस इंफिनिटी के पास जा रही है, तो लिमिट पॉइंट क्या है, इनफिनिटी, इनफिनिटी। इंफिनिटी आ है। तो यही लिमिट सुपीरियर हो गया, यही लिमिट इंफीरियर हो गया। अब इंफिनिटी में से सबसे छोटा और बड़ा देखना है। अगर मैं आपको 1 दूं, इस सेट में सबसे बड़ा और छोटा क्या है, 1 ही छोटा है, 1 ही बड़ा है। तो यही लिमिट सुपीरियर आ गई, यही लिमिट इंफीरियर आ गई। देखो क्लियर है। अगर मान लो कोई सीक्वेंस दोबारा करना, अगर कोई सीक्वेंस माइनस इंफिनिटी के पास जा रही है तो ऑल सब सीक्वेंसेस किसके पास जाएंगे, माइनस इनफिनिटी। सारी सब सीक्वेंसेस माइनस इंफिनिटी। तो लिमिट पॉइंट क्या क्या है बोलो, माइनस इनफिनिटी। ओनली माइनस इंफिनिटी। यही मेरा लिमिट सुप होगा, यही मेरा इन होगा। क्यों, जब है ही बेचारा ले दे के एक एलिमेंट, यही बड़ा है यही छोटा है। देखो जी क्लियर है। इसके साथ के कुछ क्वेश्चन देखो। मैम हाँ जी, मैम ऐसी जो सीक्वेंस जो अपर बाउंडेड भी है और लोअर बाउंडेड भी है, तो फिर उस केस में तो जैसे मान लो हम अगर उसको उसकी लिमिट निकाल लेंगे तो उसकी लिमिट इंफिनिटी तक आ गई, सॉरी कोई परफेक्ट नंबर आ गया जैसे 5 आ गया, तो वो अपर लिमिट होगी। तो फिर हम उसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि वही उसकी लिमिट सुपीरियर है, वही इंफीरियर है। नहीं, ये आपके पास आपने लिमिट पॉइंट का सेट लिखना होगा। आपने सेट लिखा 1, मैं कह रही हूँ 1 सेट है आपके पास, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 1 छोटा 1। हाँ, तो क्या दिक्कत है। मैम वो तो ठीक है, जो इन्फिनिटी वाले केस में आपने कहा है ना कि एक इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो सब सीक्वेंस भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बट उनकी कोई लोअर लिमिट्स भी तो हो सकती हैं। पर वो लिमिट पॉइंट होगा, जैसे जस्ट सपोज n की सीक्वेंस है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी,
पहली बात तो मुझे सेट किसका चाहिए, लिमिट पॉइंट का। गेटिंग मी और नॉट? आपको सेट किसका चाहिए कि मुझे लिमिट पॉइंट चाहिए? क्या वानी यहाँ पे लिमिट पॉइंट है? लिमिट पॉइंट किसको कहते हैं? जिसके पास भाग के सब सीक्वेंस जा रही है। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगी मैम। यहाँ पे ओनली लिमिट पॉइंट क्या आया? इन्फिनिटी आया। सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है, इन्फिनिटी। यही बड़ा यही छोटा। ओके मैम। आप इसकी सब सीक्वेंस बनाओ जो 1 के पास जाती हो, है ही नहीं। ये देखो, सब सीक्वेंस बनाने के लिए आगे तो मूव करना ही पड़ेगा, या 1 3 5 7 आएगी, या फिर 2 4 6 आएगी। ये भी इन्फिनिटी के पास, ये भी इन्फिनिटी के पास, कोई 1 के पास जा रही है? सारी Okay. इन्फिनिटी के पास जा रही है। ओके मैम। आप एक्चुअली उलझ गए। आपने क्या किया, सीक्वेंस में सबसे छोटा एलिमेंट देख लिया। सीक्वेंस का तो देखना ही नहीं है, हमने लिमिट पॉइंट में से छोटा देखा। क्वेश्चन तो अब इसके साथ वाले सारे हो चुके हैं। मैं अगर पूछ के भी बोलूंगी ना तो भी आपको आते होंगे। ये देखो, एवरी कोची सीक्वेंसेस, हर कोची सीक्वेंस क्या होती है? पहली कन्वर्जेंट, बाउंडेड, अनबाउंडेड, दूसरी ऑप्शन बाउंडेड, तीसरी डाइवर्जेंट, फिर नन ऑफ दीज। बाउंडेड, मैम बाउंडेड होती है, कन्वर्जेंट होती है। सारे जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे डिस्कस किए वही है। 1/n सीक्वेंस क्या है? 1/n अनबाउंडेड, बाउंडेड, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, बाउंडेड प्लस कन्वर्जेंट। बाउंडेड प्लस कन्वर्जेंट। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो। 1/n की सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड, अनबाउंडेड, कन्वर्जेंट, बाउंडेड प्लस कन्वर्जेंट। 1/n की मैम बाउंडेड प्लस कन्वर्जेंट। 1/n की कन्वर्जेंट नहीं है? कन्वर्जेंट तो मैम है, बाउंडेड नहीं पता लगा मैम। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, आज लिखवाया तो था। यस यस, ओके ओके मैम, ओके। मैम एक्चुअली ना मैं एग्जांपल देख के सोच रही थी कि अगर हम n में 0 पुट करेंगे तो वो कन्वर्जेंट कैसे होगा। n में आप 0 क्यों पुट करते हो? नेचुरल नंबर नहीं पुट करते 1 2 3? ओके ओके मैम, ओके। कुछ नहीं, आराम से पढ़ लो एक बार, फिर क्लियर हो जाएगी चीजें। ये देखना एक क्वेश्चन, मैम एक डाउट होता है, जब हम बाउंडेड बोलते हैं तो उसमें दोनों ही आ जाता है कि अपर भी है लोअर भी है? हाँ, बाउंडेड का मतलब यह है कि कोई बड़ा, सबसे बड़ा एलिमेंट भी होगा, सबसे छोटा भी। ओके। इसका तो मैम नन आएगा। बोलो ये क्या आएगा? ये क्या ये ऑसिलेटरी है। सीक्वेंस इंक्रीजिंग है? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी तो आपने बोल दिया, ऑसिलेटरी की तो ऑप्शन ही नहीं है। तो नन आ जाएगा ना। डी लगा देंगे। इंक्रीजिंग भी नहीं है, मोनोटोनिक। इंक्रीजिंग ऑसिलेटरी है ना? हाँ जी, ऑसिलेटरी पर ऑप्शन में ही नहीं है। शैजा मैं क्या करूं? हाँ जी मैम, वैसे इसका नन आएगा क्योंकि वैसे तो ऑसिलेटरी है इसका। हाँ, इंक्रीजिंग है? नो। नो, मोनोटोनिक है? नहीं। मोनोटोनिक में क्या चेक करते हैं? या तो इक्वल आता हो, या इंक्रीजिंग आता हो, या डिक्रीजिंग, कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ना तो इक्वल वाली कंडीशन है, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज। तो मोनोटोनिक क्या कहता है? या तो इक्वल आ जाए, या सारी इंक्रीजिंग, या सारी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है? नो मैम। नन आंसर आएगा।
सारी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से असाइनमेंट अटेम्प्ट कर लोगे, काफी इजी क्वेश्चन। अब आप ऐसे मैम करो। हाँ मैम 108 और 109 क्वेश्चन में कोई क्लस्टर पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं, वो क्या होता है? लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट। आप ओके मैम ये कौन से वाली असाइनमेंट नंबर करवा रहे हो आप? ये जिससे एमसीक्यूज है, सीक्वेंस सीरीज वाली भेजी तो हुई है। ओके मैम एक ही है? ओके मैम उसके हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चन हो गए थे, आगे बोलो। आंसर कीज नहीं है मैम। मैम जो आपने टेस्ट लिया था वो हमने कर तो लिया, वो आप कब वो करवाओगे? क्या कह रहे हो शैलजा? जो मैम टेस्ट भेजे थे ना आपने बायनोमियल और उसके ट्रिग्नोमेट्री के, कर लिए आपने, अटेम्प्ट कर लिए? यस मैम वो अटेम्प्ट कर ले, इसमें एक दो में प्रॉब्लम है। वो कोई नहीं, मैं प्रॉपर एक दिन लगाऊंगी, 2-3 टेस्ट और भेजती हूँ, संडे को डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है मैम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ अब थोड़ा बहुत आता है, पहले तो ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं आ रहा, अभी टेस्ट करके लग रहा है कि हाँ कुछ कुछ हो रहा है अभी। बाइनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों आ गए ना आपके पास? यस मैम यस। ये दोनों टॉपिक हुए थे, ये दोनों आ गए। अब इसके बाद सीक्वेंस सीरीज इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा, प्लस हम कर लेंगे। मैम हाँ जी मैम अभी हमें ज्वाइन के 3 days ही हुआ है ना, तो काफी सारी असाइनमेंट्स पेंडिंग है, तो इसलिए ना जब सब मतलब थोड़ा ऐसे लग रहा है कि भागे जा रहे हैं हम ना, तो मतलब ऐसे लग रहा है सारी असाइनमेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। तो आपने ज्वाइन 3 दिन से किया है, 3 दिन से ही यहाँ सीक्वेंस चल रहा है, तो आप सीक्वेंस की असाइनमेंट करो। ओके मैम। फिर पिछले वाले से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है। ओके मैम। बस पहले आप सीक्वेंस सीरीज खत्म करो, उसका टेस्ट दो, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। तो अभी 2 टॉपिक ही सिर्फ खत्म हुए हैं, ठीक है, बाइनोमियल प्लस ट्रिग्नो, तो उसको थोड़ा टाइम लगा के कर लो। बाइनोमियल की 3 रिकॉर्डेड लेक्चर है, ट्रिग्नो के भी 3 ही रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, ओके मैम। तो आप उन दोनों को कर लेना। अगर पेपर आ गया जुलाई के एंड में, फिर आप क्या करोगे? फिर आपको अपनी तरफ से भागना पड़ेगा, समझ रहे हो मुस्कान? यस मैम। तो इससे अच्छा आप मेरे साथ ही भाग लो। ओके मैम। ठीक है, पहले जो टॉपिक करंट चल रहा है उसको कवर करो। अभी देखो साथ के साथ कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज 50 के आगे ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन और डिस्कस हो जाएंगे। आप इतना तो कर ही सकते हो। एक टॉपिक 4 से 5 दिन चलता है, अगर आप 1 डे से ही स्टार्ट करो, 80 क्वेश्चन होते हैं, तो आराम से एक दिन में 20-30 क्वेश्चन करो, तो आप पिछला भी आराम से कवर कर सकते हो। ओके मैम। 50 के बाद कल मैं सीरीज कराऊंगी, तो उसके साथ ही मैं सीक्वेंस के क्वेश्चन ले लूंगी। मैम कल आप कौन से क्वेश्चन से लेके कौन से तक करवाओगे? भाई कल तक 50 हो गए थे, आज 51 से लेके 70 तक बोलो कि क्या दिक्कत है। मैम 55। आप ऐसे करो, मुझे 76 तक सारे डाउट दे दो, 76 के बाद ना सारे सीक्वेंस के हैं वो आज आप बैठ के आराम से कर लेना, क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया। ओके मैम। बोलो। हाँ मैम 55, 59, 59, 65। मैम 72 ਵਿੱਚ डिस्कस हो गया, बट मैंने समझ नहीं आया। 70 की करा दो। कौन से वाला? 70। 62, 69, 58 और 60 भी है मैम। 74th मैम। 66, 71, 58 and 61। पहले 52 देखो,
मैम हाँ मैम 51 क्वेश्चन देखना, इसमें हम लोग सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लगा के वो वैसे करें ना, एपी की वो बन जाएगी, फिर उससे निकाल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आ जाएगा। 7 4 1 आंसर आएगा, 7 4 1। 7 4 51 के 3 रूट्स आएंगे, 7 4 1। आप इसको एपी में बना लो, एपी में बनाने के 2 तरीके हैं, 7 4 1 1 4 7। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -3, यहाँ पे 3, तो +-3 इज आंसर। मैम 51 के रूट्स कैसे? 51 इसने कहा है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी। अच्छा 51 क्वेश्चन, ओके, मुझे लगा नंबर के रूट्स, ओके। S1 and S2 and S3 denote sum of N1 N2 N3 terms of AP. सम एंड के बाद क्या लिखा है आपने? डिनोट सम एंड denote sum of first N1 N2 N3 terms. हाँ जी देखो लिखा क्या हुआ है, कहते एक एपी लेनी है, एपी की पहली N1 टर्म्स का सम S1 है, N2 का S2, N3 का S3। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक एपी ले ली, 1 2 3 4 5 6 एपी है। इसकी पहली N1 टर्म्स, N1 पता आपने क्या लिया 1, N2 लिया 2, N3 लिया 3। आपने कोई 3 नंबर ले लिए, मैंने ले लिया 1 2 3। N1 का मतलब होता है कि कितने नंबर तक आपको ऐड करना है, तो आपने पहली दूसरी और तीसरी तक ऐड करना है। N1 के कोरस्पॉन्डिंग S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट, हाँ जी N1 टर्म्स, N1 कितनी है 1, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स। ऐसे ही S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, क्योंकि 2 लिया आपने। S3 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म सिर्फ पहली टर्म तक की, फर्स्ट टर्म तक की सम बताओ कितना आया, 1। दूसरी टर्म तक सम कितना आया, पहली 2 का 3, पहली 3 का सम 6। ठीक है, अब आप इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, S1 ओवर N1, पहले S1 ओवर N1 लिखो 1 ओवर 1, S2 ओवर N2 3 ओवर 2, S3 ओवर N3 6/3, फिर N2 माइनस N3, N2 माइनस N3 -1, N3 माइनस N1 2, N1 माइनस N2 -1। ये बन गया -1 +3 -2, कितना आंसर आया, 0। अब ध्यान से देखो, क्या इस सारे का आंसर 1 आया, 0। क्या इस सारे का आंसर S1 S2 S3 आया, S1 S2 S3 6 × 18 × 1 18 आया, तीनों की मल्टीप्लाई आई नहीं है। क्या N1 N2 N3 की मल्टीप्लाई आई 6 नहीं है। अगर 3 कट गए तो आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ पे भी 0 अगर यहाँ कहीं और 0 बन रहा होता तो मुझे और कुछ देखना पड़ता, ये तो निकल गया।
ये मैं आपको समझाने के लिए ना थोड़ा बोर्ड पे बड़ा लिखती हूँ, नहीं तो पेपर में तो जस्ट अ मैटर ऑफ 20 सेकेंड्स। देखो कोई डाउट तो नहीं है? मैम इसको विदाउट एग्जाम्पल तो नहीं कर सकते ना हम, वो तो उलझ जाएंगे। फायदा ही नहीं है। जितना डेंजरस क्वेश्चन है उतना ही उसका सिंपल आंसर है। जितना ही क्वेश्चन कोई गंदा दिख रहा है ना, उतना ही इजी है। मैम एक बार 53 की स्टेटमेंट बता दो मुझे क्लियर नहीं, 666 है 866 है? मैम ये क्लास कब तक चलेगी? कितना टाइम हो गया? 8:21। अभी ये सारे डाउट करा के फिर ऑफ। ओके मैम। मैम टॉपिक तो नहीं करवाना ना कोई? नहीं, 53rd में शैलजा पहले 6 है n टाइम्स उसका स्क्वायर प्लस फिर 8 है n टाइम्स इज इक्वल। तो सारे 6 है ना मैम? हाँ जी। उसके ऊपर स्केयर भी है मैम? हाँ जी। ओके। हाँ जी। आप कोई ऐसी सीरीज सोचो जिसका आंसर x आ जाए। ये देखो ना सबसे इजी 1/2 की पावर है। a और b का मॉड 1 से कम लेना है तो मैंने हाफ ले लिया, ठीक है। इसकी खोलना, इसको आप हाफ एंड फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी खोलना। हाफ, हाफ का स्क्वायर, हाफ का क्यूब एंड सो ऑन। क्या हुआ है? जीपी नहीं हुई? जीपी। इसका सम निकालना। सम कितना आ गया? a/1 माइनस r। कॉमन रेशियो कितनी है? हाफ। 1 माइनस हाफ कितना आ गया? आंसर 1 आ गया। तो यही मेरा x हो गया। मैम x n0 क्या n0 तो शुरू है सीरीज। क्या हुआ है? हाँ जी। चलो अगर मैं 0 से शुरू करती हूँ तो आगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1। आंसर आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई। जिसका भी डाउट है ना वो जरूर रिप्लाई करे। 1/3 की पावर है एंड 0 से शुरू किया। 1 1/3 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। जीपी बनी। इसका सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो कितनी है? 1/3। तो आंसर आया ये मेरे पास 3/2। y की वैल्यू 3/2। ऐसे z कैसे निकालेंगे? उसने कहा a और b की मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 1/3 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 1/6। पहली टर्म 1/6 तो कितना आया? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/6 6/5 आंसर आ गया। देखो जी क्लियर। ठीक है मैम, हो जाएगा ऑप्शंस पुट करके। बस बड़ा इजी है ना, समझ गए किਵੇਂ करना है? जी मैम आ गया समझ। 59। हाँ भी बड़ा सौखा है 59। एपी है।
जिसका है वो रिप्लाई जरूर कर देना कि हाँ क्लियर हो गया डाउट के नहीं। हाँ जी मैम ठीक। देखो ये क्वेश्चन, उसने कहा एक एपी ले लो। सबसे इजी एपी कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एपी है, ठीक है। ध्यान से देखो ए एन भी आ रहा है कहीं भी, चलो आ रहा है कोई चक्कर नहीं। जितना आप ए एन ले रहे हो उसका डबल यहाँ 2n लेना है। आप अपनी तरफ से n की वैल्यू रख लो, 2 रख लो। अगर n की वैल्यू 2 ले ली तो 2n तक कितनी टर्म्स आएंगी बोलो? 2n कितना होगा? n अगर 2 है 4। 4 मैम। हाँ जी। तो a1 a2 a3 a4 ये आ गया। अब आप हाँ जी। चार क्या निकालना है? a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर माइनस a4 का स्क्वायर। a1 का स्क्वायर करना 1, a2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 a3 का स्क्वायर ये आ गया 9 प्लस 1 10 माइनस 20 माइनस 10 आंसर आ गया। इसका आंसर n की वैल्यू 2 और ये आ गया माइनस 10। पुट करो, n की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 a1 का स्क्वायर माइनस a2n का स्क्वायर 1 माइनस 16। देखो कितना है? माइनस 10। माइनस 10 आ गया। चेक करो। मैम आपने m इक्वल टू 2 कैसे सोचा कि ये आ सकता है? क्वेश्चन छोटा करना है। मैं n की वैल्यू 2 ले लूं 3 4, मुझे लगा कि एक लेने की बजाय थोड़े बेचारे ले लेने चाहिए, 2 तो ले लेने चाहिए। मतलब वैसे हमने ट्राई करना तो एक से भी कर ही सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। थोड़ा तरस खा लिया क्वेश्चन पे। ये कितना आ गया? 60। n की वैल्यू 2 रखो। ये तो कुछ फ्रैक्शन में ही बन रहा है ना, ये आया ना ये आंसर है माइनस 10। चेक कर दो। ठीक है मैम हो गया। तो 59 भी हो गया। 60 एंड 61। 60 वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आपको है क्लियर? सिक्सटी का क्वेश्चन क्लियर है? के पैर में अंडर 3 हाँ लॉग के पैर में अंडर 3 है। 103 के बाद नहीं पता लग रहा कि क्या है। एक जगह 4 फिर 8 लग रहा है पर लास्ट वाला नहीं पता। फोर्थ रूट है 3 तो फिर सिक्स्थ रूट है, लास्ट में 16 रूट 3 16 है लास्ट है। हाँ जी। चलो ट्राई कर लेते हैं। इसका एक ये फॉर्मूला नहीं होता, लॉग ए ओवर ऐसे, इसका लॉग ए बी का क्या? लॉग बी ओवर लॉग ए, है ना? इसका बोलना कितना आएगा? यही आएगा।
अगर 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, हाँ 4 के बाद कहीं 8 ना हो। यहाँ से तो कोई सेंस ही नहीं बन रही क्वेश्चन की। मैम 8 ही लग रहा है। हाँ के बाद मैम 8 ही लग रहा है लिखा हुआ। 4 के बाद 8 लग रहा है ना? हाँ जी नहीं मैम। मैम 6 है। मैं कितने क्वेश्चन में ग्रुप से सेंड किए एक बार देखो। तो बोलो फिर आगे। हाँ जी मैम फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ √3 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ 1/2 ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 4th रूट ਨੂੰ ਵੀ 4 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 6 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ। लिखा एक बार ऐदा ही है। हाँ जी मैम। √3 का आपने क्या किया, हाफ आगे कर दिया, हाँ जी मैम। ऊपर चला गया। लोग एक्स कॉमन निकाल रहे हैं। नहीं अगर तो हम 4 आ जाना मैम ऊपर 4। 48 आएगा। नहीं मैम 4th रूट है वो। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर ये छोटा 4 है यहाँ पे, और ये √3 की जगह छोटा 6 है। तो log x जब 1/4 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ 6 log x ओवर log 3। तो लास्ट मेरे पास आएगा log 16 log x, ये है √3 यहाँ पे 16 ओवर log 3 36। अब देखो कॉमन रेशो कितनी आ रही है। मैम log x ਤੇ log 3 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੀ। रहेगा 2 4 6 अप टू 16 36। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ 80 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ डिफरेंस 2। हाँ जी मैम। n/2 ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ 2 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ। लास्ट टर्म 16, पहली टर्म 2 n - 1 2 18 n - 1 2 10 टर्म्स ने 10 टर्म्स ने, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 36। मैम ये 18 कैसे आया? क्या 18 कैसे आया? इधर आपने लिखा ना 16 = 2 + 9 14 आएगा मैम। 16 है तो इधर इधर 14 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 14 आएगा ना। 14 आएगा मैम। यहाँ पे मैम n से टर्म लिखी अभी है। आपने n की टर्म निकाली है लेफ्ट हैंड साइड पे मैम, साइड पे। यहाँ पे अभी आपने सॉल्व किया। an = 16 मैम इस साइड लेफ्ट साइड ना आपने प्लस कर दिया, माइनस करना था 16 माइनस 2। फॉर्म होगी, ठीक है। 16 प्लस 2 18, 18 और 36 काट के 2, ये काट के आ गया 4। तो यहाँ आ गया log x इक्वल टू ओवर log 3 इक्वल टू 2/4 दैट इज हाफ। तो log x हो गया log 3, ना 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 इसको दोबारा लिखो, log 3x इक्वल टू हाफ। हाँ जी मैम ठीक है इधर ही। अगर आप ऐदा करिए ए 2 ਚੱਕ के ऊपर ले जाइए, 2 log 3x इक्वल टू 1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ log 3x ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਜਦੋਂ log ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਵਾਲਾ ਤਾਂ 3 रेज़ टू पावर 1 बनता है। x की वैल्यू √3 आ। देखो क्लियर है नरिंदर, यही है। हाँ जी मैम यही। √3 आंसर आ गया। देखो केरा डाउट सी क्लियर है कि नहीं। एक बार नीचे से बता दो। और नीचे से बोलो बोलो कहाँ से बोलो। यहाँ मैम जहाँ पे 8 लिख के उसको कट किया है ना, वहां से बता दो।
यहाँ तो पता लग गया होगा कि हाफ आ गया। यहाँ से नहीं पता लग रहा। log x by log 3 16 प्लस 2 18 18 दूना 36, तो ये आपके पास हाफ आ गया। log x by log 3 हाफ आ गया। हाफ को उठा के ऊपर 2 ले गए, फिर वही फॉर्मूला लगा दिया log a ओवर log b का, क्या log b a equal to 1। अब जो ये 2 है ऊपर चला गया, स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर में 3 हो तो उधर जाके क्या होता है, e raised by 1 होता है। अगर e हो तो e raised by 1, तो x की वैल्यू √3 आई। मैम पर ऑप्शन ही नहीं है, ये तो कोई भी नहीं है। ए बी है, ए बी सी 3 ही ऑप्शन है। नहीं, डी ऑप्शन √3 है। डी ऑप्शन ही नहीं दी हुई यहाँ पे तो मेरे वाले में। मेरे वाले में दी हुई, आप ऐड अप कर लो, √3 आएगा। √61। अच्छा, 61 में ना आप सबको ये लगेगा जीपी है, अगर इस क्वेश्चन में ना सबको ये लगेगा कि बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, 100 तक ही जोड़ना है। ऐसा कुछ नहीं, जीपी ले लो, एक जीपी लो, 2 4 दूनी 8 16 32 64 ले ली। एन की वैल्यू फिक्स करो जल्दी से। आप जीपी ही पता कितनी लो, 2 4 6 यहाँ तक की जीपी लो, 1 2 3 4 सॉरी यहाँ तक। एन की वैल्यू 2 फिक्स कर लो, पहले एन की वैल्यू रखो, तभी 2n की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 4। और 2n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ये कर लिया इतना काम, ठीक है। अब पहले वाले को देखो, इसने कहा n 1 से लेके 100 तक जोड़ो, n की वैल्यू 1 पुट करना, आप यहाँ पे 1 पुट करो, a2, अगला पुट करो a4, फिर अगला 6। अब जब मेरे पास 6th टर्म है ही नहीं तो मैं कहाँ से जोड़ू, इसलिए 4 तक ही खत्म हो गया ना, 2 और 4 जोड़ लो, सेकंड एंड फोर्थ 20 आ गया। इसको देखो, यहाँ पे a1 a3 a5। अब जब मेरे पास 5th टर्म है ही नहीं तो मैं कहाँ से जोड़ू, मैंने इसको भी छोड़ दिया। फर्स्ट और थर्ड जोड़ो, 10 आ गया। पहला आ गया अल्फा 20 बीटा 10। हाँ जी, अल्फा बाय बीटा कितना हुआ, अल्फा बाय बीटा 2, बीटा बाय अल्फा हाफ, अल्फा बाय बीटा का अंडर 1 बाय अंडर 2, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो बताना कितनी थी, बोलो। दो ही है कॉमन रेशियो, देखो किसके साथ आंसर मैच कर रहा है। ये ऑप्शन आ गया, किसका था वो बोलो, क्लियर है। मैम एक बार सुनना, मैंने ऐसे किया था, इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दी थी तो a2 की वैल्यू अल्फा आ गई। अगर एक इंडिविजुअली करें, a2 की वैल्यू, हाँ जी मैम, a2 की वैल्यू अल्फा आ गई और a1 की वैल्यू बीटा आ गई। देन उसके बाद कॉमन रेशो a2 बाई a1, ऐसे किया था। ये सही नहीं है? हाँ ठीक है, यहाँ पे भी देखो यही आएगा। अगर आप 2 पुट n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 4 और 2 आएगा, दोनों को डिवाइड करके फिर भी 2 ही आएगा, ठीक है।
62 ये पूछा है। उसने कहा कि टीआर का मतलब क्या है, आरथ टर्म ऑफ एपी। अब यहां से आप एम की वैल्यू रख लो। मान लो फर्स्ट टर्म है 1/2, एम की वैल्यू 1 रखी, एन की वैल्यू 2 रखी, और T2 की वैल्यू है, क्योंकि एन आ गया ना, एन की वैल्यू 2 है, 1 है, क्योंकि एम की वैल्यू 1 है, अपनी मर्जी से 1 2 पुट कर लिया, ठीक है। अब T1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म अगर हाफ है तो ए की वैल्यू हाफ। अगर T2 1 है तो मतलब a प्लस b सेकंड टर्म होती है ना ऑफ AP 1। अगर a की वैल्यू हाफ तो d की वैल्यू कितनी आई, हाफ। हाफ आ गई। उसने कहा TMN कितना होगा। TMN का मतलब क्या है, 1 into 2, m और n की वैल्यू रख के T2 कितनी हो, T2 कितनी हुई, 1 ही हुई ना। अब इसने क्या पूछा है, TMN कितना होगा। पहला ऑप्शन 1/mn, 1/mn करना, हाफ आया। चेक करो क्या TMN की वैल्यू हाफ आ रही है, नहीं। दूसरा 1/m प्लस 1/n, 1 प्लस हाफ, 3/2 आ रही है, नहीं आ रही। सी ऑप्शन 1 आ रही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये मेरा आंसर। देखो क्या इशू है। 62 क्लियर है जिसका था। ओके मैम। मैंने लेके क्वेश्चन कर लूँ। बाकी कल करें, 65 से आगे कल करें। मैम एक बार 23 का हिंट बता दो। मैम ये T2 आपने किस तरह फाइंड किया, प्लीज ये दोबारा बता दो। क्या T2 आपने किस तरह फाइंड किया। टी के नीचे mn था ना। हाँ जी, बोलो। तो वो 1 अगर a प्लस 2d करके करते हैं तो उससे तो कुछ और आ रहा आंसर। a प्लस 2d। 2d क्यों लगाऊंगी, T2 का मतलब क्या है, सेकंड टर्म। ओके 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 ठीक है। 23rd का हिंट। हाँ जी मैम। पीछे चल रहे हो आप। नहीं मैम बीच में एक रह गया था क्वेश्चन, किया तो है मैंने बट मुझे 20th term of this। आप ये देखो ना इसमें क्या होगा, 2 into 4, 4 into 6 into 8। यहाँ पे जो पहले यहाँ 2 4 6 चल रहा है। 2 4 6 कब चलता है, जब 2n है, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं। और जितना यहाँ वहां से यहाँ 2 ज्यादा है, चेक कर लो, तो 2n plus 2 है। ठीक है मैम। 20th के लिए क्या पुट करोगे यहाँ, 2 into 20। ठीक है मैम, हो गया फिर। 40 42 into 4 4 दूनी 8 चौको 16 80 आंसर आ गया। हाँ जी मैम यही है। बाकी ये कल करते हैं, मैंने लिख रखे हैं साइड पे, कल करेंगे। मैम 63 पर देखना मेरा आंसर नहीं हो रहा। किसका 63 का। third term of GP is 3, then product of its 5 terms is, third term of the GP is 3, product of 5 terms is। स्टेटमेंट दोबारा बोलना।
थर्ड टर्म ये नहीं हुई, देखना जिसका डाउट है वो बोलो। हाँ जी। फिफ्थ टर्म तक लिख लो इसको। इनका क्या बोला है उन्होंने, प्रोडक्ट प्रोडक्ट करना a की पावर 5, r की वैल्यू पहले केस में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, यहाँ तक ऐड हो जाएंगी ना r की पावर, a की पावर 5 ऐड करके कितना आया, फॉर्मूला लगा दो nn + 1 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी। a की पावर 5 r की पावर 10 आ गया। हाँ जी। आप यहाँ पे 5 पावर कर दो ना दोनों साइड, a की पावर 5 r की पावर 10 हो जाएगी 3 की पावर 5। आपको ये हाँ जी। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितना होता है? बट ऑप्शन में तो 20 दिया हुआ शायद ऑप्शन। 143। ऑप्शन में बी ऑप्शन है 243। ओके मैम, मुझे 20 लग रहा था, आंसर तो मेरा भी 243 ही आया, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। ठीक है जी, बाकी कल करते हैं। हम 64 का भी थोड़ा सा हिंट दे दो। बी ऑप्शन क्लियर, इसमें भी ऑप्शन मेरे पास क्लियर नहीं है। ऑप्शन 7:16। 64 मैं आपको कल कराऊंगी, बोल देना। मैम आपने करवा दिया 64। करा दिया ये मैंने कहा था कि अगली बार में कहना कि शॉर्टकट बता दो। कल बता देना याद से 64, ठीक है? ठीक है, ओके। किसी ने सॉल्यूशन भेजा था शायद। हाँ, पर फिर भी उसका एक बार शॉर्टकट देख लेना, सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ताकि पेपर में ना बस विद इन अ सेकंड ये क्वेश्चन हो सके, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 64। ठीक है, ठीक है।